गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे थे इकोलॉजिकल चेंजेस ओवर स्पेस एंड टाइम के बारे में। समय के साथ साथ या समय में जो बदलाव आ रहा है, मानव के जो क्रियाकलापों में बदलाव आ रहा है, उससे हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है या पारिस्थितिकीय संतुलन है, उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसका हम सारा बेस पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कि किस प्रकार से ये जो विकास का क्रम है, इसमें हम हर प्रकार की अवस्था से गुजरे हैं। कृषि अवस्था भी थी, औद्योगिक विकास की अवस्थाएं भी थी, और ऐसी स्थिति में मानव के आसपास का जो वातावरण था उसमें बहुत परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन आना लाजमी था क्योंकि हम 100% प्रकृति को इंटैक्ट रखते हुए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। हमें कहीं ना कहीं उसके रूप को परिवर्तित तो करना ही था अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। परंतु जब तक हम उसको अपनी नीड या ज़रूरत पूरी करने के लिए करते रहे, जब तक इतनी समस्या नहीं थी। पर जब हम उस ग्रीड पे आ गए, हम लालच पे आ गए, हम इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका करने लगे, तो उसका क्या रिजल्ट रहा कि हमने बड़ी मात्रा में इस पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन था, उस संतुलन को हमने ख़राब किया। तो ये बात हम मानते हैं कि समय और जगह के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आता है, परंतु हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये बदलाव नेगेटिव स्थिति में जाकर नहीं पहुंच जाए। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हमने कुछ इसको सैद्धांतिक रूप में भी सोचा है। हम ऐसे सिद्धांतों की पालना करें, कुछ ऐसे सिद्धांतों को मानें जिससे ये जो संतुलन है ये कायम रहे और पारिस्थितिक तंत्र में बहुत नेगेटिव चेंजेस नहीं आए। हमें चेंज तो आएंगे, ये हमें पता है, परंतु वो चेंजेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो या हम हर चीज़ की भरपाई करते चलें। अगर हमें किसी कारण से किसी सड़क को बनाने के लिए, किसी उद्योग को लगाने के लिए अगर हमें 50 पेड़ काटने पड़ें, तो हमें ये अपना एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए कि उसकी एवज में हमें 100 पेड़ कहीं ना कहीं प्लांट करने हैं, क्योंकि हम बिना सड़क बनाए हुए या उद्योग लगाए हुए तो काम कर नहीं सकते। तो हम कहीं ना कहीं उसका एक तरह से उसको बैलेंस करते चलें, उसका भुगतान वापस करते चलें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको ये नुकसान नहीं उठाना पड़े। जो आज हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका रिज़ल्ट उन तक नहीं पहुंचे। तो ये जो पारिस्थितिक संतुलन है, इसको हमें एक निश्चित गाइडलाइन के तहत हमें इसकी क्वालिटी को बनाए रखना पड़ेगा। और इसको बनाए रखने के अनुपालना में, इसको बनाए रखने के लिए हमने कुछ थ्योरीज़ या कुछ अपने ऐसे मानक डिसाइड किए हैं कि अगर हम उनको माने तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिल्कुल सही अवस्था में रहेगा। तो पहले सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये तय करेंगे कि हमारे प्राकृतिक तंत्र में जितनी भी साइकिल्स चल रही हैं, साइकिल्स कौन सी? नाइट्रोजन साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल है, फूड चेन है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, ये एक व्यवस्थित रूप में चलती रहें। इससे क्या आशय है कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। चाहे हम खाद्य श्रृंखला की बात करें, चाहे हम नाइट्रोजन चक्र की बात करें, जल चक्र की बात करें, कार्बन चक्र की बात करें, तो ये जितनी भी साइकिल्स चल रही हैं ये एक बैलेंस रूप में चलती रहे। अगर हम कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसकी भरपाई के लिए हम इस प्रकार के प्रयास करें कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको हम कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर हमारी ये सारी साइकिल्स नॉर्मल चलती रहेंगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा कि वक्त और जगह, इन सभी के मतलब परिप्रेक्ष्य में ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इनका संतुलन बना रहेगा। जितने भी समय के साथ बदलाव आ रहे हैं ये सारे बदलावों को झेल लेगा
और हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो एक नॉर्मल जो उसका बैलेंस है वो बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि अगर हमें अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखना है तो एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैव विविधता हमारी बनी रहे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। जैव विविधता क्या होती है? हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में देखें, किसी भी निश्चित क्षेत्र में देखें, तो चाहे पौधे हों चाहे वनस्पति हों, सारी प्रजातियां हमें एक मिश्रित रूप में मिलती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पक्ष यहाँ पे क्रियाशील है। प्रकृति क्रियाशील है, वहाँ पे मिलने वाली वनस्पति क्रियाशील है, वहाँ मिलने वाले जंतु क्रियाशील हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारे सामने आता है। और साथ ही साथ हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कैसे एंटर हो रहे हैं कि हम कृषि करने के लिए प्राकृतिक वनों को नाश कर रहे हैं या उनका रूप परिवर्तित कर रहे हैं, नगरीय विकास के लिए वहाँ का रूप परिवर्तित कर रहे हैं। तो ऐसे रूप परिवर्तित करने के क्रम में क्या होता है कि हम बहुत सारी प्रजातियाँ जो होती है जीवों की, वनस्पति की, वो विलुप्त होती जाती हैं। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में रेड डाटा बुक के बारे में बताया था, जहाँ पर इन सभी की संख्या का संकलन किया जाता है और हम समय समय पर हम उसको एक इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रजाति जो है वो संकट में जाती जा रही है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कोई भी प्रजाति जो है वो विलुप्तीकरण की कगार पर नहीं पहुँचे और ख़ासकर मानव हस्तक्षेप से कम वो इस कगार पर नहीं पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रजाति के ख़त्म होने का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, प्रभाव जो होता है वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। हम पहले सरिस्का की बात कर चुके हैं कि सरिस्का में ऐसा दौर आया कि लंबे समय तक टाइगर्स नहीं रहे। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र पर? वहाँ पर ये असर उसका आया कि जो छोटे जीव थे वो बहुत उन्मुक्त हो गए, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी और उन्होंने अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5-6 फीट तक की वनस्पति को बहुत बड़ी मात्रा में, चराई के दौरान उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा दिया। इसका क्या रिजल्ट रहा कि सरिस्का के पारिस्थितिक तंत्र पर एक बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। उसकी जो नीचे की सघनता थी वो सघनता जो है वो ख़त्म होने से बहुत सारी प्रजातियां उससे अफेक्ट हुई। तो अगर वहाँ पर ये टाइगर्स विलुप्त नहीं होते तो हर जीव की अपनी एक टेरिटरी बन जाती है, वो अपनी उस टेरिटरी से बाहर नहीं आता है, सिक्योरिटी रीजन्स से बाहर नहीं आता है या जो भी कारण रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक संतुलन कायम रहता है और पारिस्थितिक तंत्र एक अच्छी अवस्था में, एक आइडियल अवस्था में हमारे सामने रहता है। इसी तरह अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की बात करें, देखिए प्रकृति ने इनकी संख्या, इनके विस्तार क्षेत्र को इस प्रकार से निर्धारित किया है कि इनमें आपस में ही ये जो खाद्य श्रृंखला है वो चलती रहती है, आपस में ही इनमें इस प्रकार का एक बैलेंस बना रहता है, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें, इन जीवों में किस प्रकार के इनमें इम्बैलेंस होता है, कई बार ऐसा होता है शाकाहारी जीव बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उसका क्या रिजल्ट रहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो वनस्पति है उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर मांसाहारी जीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो वो क्या होगा कि बड़ी मात्रा में छोटे जीवों का भक्षण करेंगे तो उनके लिए भी एक समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक आदर्श स्थिति चाहिए, इसके बीच में एक बैलेंस चाहिए और ये बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए, तभी हमारा पारिस्थितिक तंत्र एक बहुत संतुलित अवस्था में, एक आइडियल अवस्था में हमारे सामने रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में प्रजातियों की जो विविधता है वो विविधता बना रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा पारिस्थितिक तंत्र एक बैलेंस अवस्था में हमारे सामने आएगा। तो ये आप ये देखिए कि हमने बहुत सारे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इनकी स्थापना क्यों की है, ताकि हम उस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर सकें, उससे हमारी कई प्रजातियों पर जो संकट आ गया था उनका विलुप्तीकरण नहीं हो,
हम उनकी ब्रीडिंग के इंतज़ाम कर सकें जिससे उनकी संख्या में इजाफा हो और कोई भी जीव जो है वो विलुप्त होने की कगार पर नहीं पहुँचे। तो पारिस्थितिक जो संतुलन है उसको बनाए रखने के उसमें पहला सिद्धांत हमने क्या पढ़ा कि जितने भी चक्र चल रहे हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र में वो नियमित रूप से चलते रहें। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि जैव विविधता बनी रहे, क्योंकि इस विविधता से ही हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें एक संतुलन कायम करता है। फिर हम ये देखते हैं कि तीसरी बात हम करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में एक जीवनदायिनी जो विशिष्टता हैं वो बनी रहे और उसके अनुसार वहाँ पर एक क्रम चलता रहे। जैसे मगर और घड़ियाल के लिए जलाशयों की आवश्यकता होती है तो जलाशय बने रहें। अगर किसी कारण से इनको नुकसान पहुँचता है तो उसका क्या असर होगा कि जो जितने भी ये क्रोकोडाइल्स और ये हैं इनके लिए, इन जातियों के लिए एक संकट पैदा हो जाएगा। बाघों के लिए हमें क्या चाहिए? घने जंगल चाहिए। उन्हें अपने लिए एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर के लिए सघन वन की ज़रूरत होती है जहाँ पर नीचे के उसमें भी सारी हरियाली बनी रहे। तो ऐसे क्षेत्र के लिए हमें, इस प्रकार के जीवों के लिए हमें घने जंगल भी चाहिए। नीलगाय, हिरन, चीतल, बारहसिंगा, इनकी अगर हम बात करें तो हमें इनके लिए ऐसा एक पारिस्थितिक तंत्र चाहिए जिसमें इनके चरने की व्यवस्था हो, प्राकृतिक घासें अच्छे रूप में हो। इसी तरह अगर हम पेंगुइन पक्षी की बात करते हैं तो उसे ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फीला जो एटमॉस्फेयर होता है वो उसके लिए आवश्यकता होता है। शुतुरमुर्ग की बात करें तो उसे उष्णकटिबंधीय अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो आप ये देखिए कि हर जीव को अपने जीवन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु और फिज़िकल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उन परिस्थितियों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर तालाब ख़त्म हो गए या वेटलैंड्स ख़त्म हो गए तो कई प्रकार के प्रजातियों पे संकट आ जाएगा। बर्फीली जो ध्रुवीय क्षेत्र है, किसी कारण से अगर वहाँ की बर्फ़ पिघल गई तो जितने भी ध्रुवीय जंतु हैं उन पे उसका असर आ जाएगा। तो हमें ये हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको जीवनदायी बना के रखना पड़ेगा। अगर ये इसकी अवस्था में परिवर्तन आया तो बहुत सारी प्रजातियों के लिए तो वैसे ही संकट खड़ा हो जाएगा। तो मेन ये 3 सिद्धांत हैं जो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम ये बात करते हैं कि ये संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे। हमें देखिए, हम मानव के विकास क्रम को नहीं रोक सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके बढ़ने के साथ साथ उनके रहने के लिए उनको घर भी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए हम बहुत तरह से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रहार करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, परंतु फिर भी हम उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकें। हम कहीं ना कहीं अपना बजट इस प्रकार से बनाएं कि कोई भी पक्ष जो है वो बिल्कुल खाली नहीं रह जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। जैसे पहली बात हम करते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो लोकल लेवल है उस पर भी हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि हम ये देखें कि हमारी जो डे टू डे की लाइफ है उस लाइफ में हम कहीं भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को या किसी भी पारिस्थितिक सेटअप को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर हम जितने भी जानवर हैं चरने वाले, अगर हम पालतू जानवरों की चराई करा रहे हैं तो हम इस प्रकार की व्यवस्था रखें कि वहाँ पर एक इस प्रकार से बैलेंस बना रहे कि हमारी जो घास है, हमारी जो घास का पारिस्थितिक तंत्र है उसको कहीं पे भी हानि नहीं पहुँचे। कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जैव विविधता बनाए रखें और कम से कम स्थानीय लेवल पर हम पारिस्थितिक तंत्र को या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इस प्रकार के व्हीकल्स को यूज़ करें जिनसे कम से कम पॉल्यूशन हो। इस प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स को यूज़ करें कि उससे प्रकृति को बहुत नुकसान नहीं हो। तो बड़ी बात करने के पहले हमें सबसे पहले स्थानीय लेवल पर इस प्रकार के उपाय करने होंगे कि जैव विविधता बनी रहे और पर्यावरण का जो संतुलन है वो संतुलन कायम रहे। दूसरी बात हम करते हैं प्रादेशिक स्तर पर प्रयासों की। प्रादेशिक स्तर पर हम ये देखें कि हमारी सरकार या हमारा जो
तंत्र है वो इस प्रकार का सिस्टम डेवलप करे जिससे हमारा जो राज्य है या देश है वो उसमें कहीं पे भी पारिस्थितिक तंत्र को या प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचे। हम इस प्रकार की राष्ट्रीय नीतियाँ बनाएं, हम इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की एक कार्य योजना बनाएं जिससे हम हर चीज़ को संरक्षित करने की स्थिति में आ जाए। जैसे हमने भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये बाघ परियोजनाएं वगैरह जो हमने बनाई हैं ये इसीलिए बनाई हैं कि हम उन प्रजातियों को नुकसान होने से बचाएं। आज अगर आप भारत पे नज़र डालेंगे तो हर राज्य में आपको इस प्रकार की कोई ना कोई योजना दिखाई देगी और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी जंतु को संकटग्रस्त स्थिति तक नहीं पहुंचाएं, उसकी संख्या पर ध्यान रखें, उसकी जो जितनी भी वनस्पतियां हैं ये ध्यान रखें, उसका विस्तार क्षेत्र कम तो नहीं हो रहा है। तो पहला लोकल लेवल पर और दूसरा हम राष्ट्रीय लेवल पर इस प्रकार की प्लानिंग करें कि हम किसी भी सूरत में हमारे इस तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें बहुत अच्छी अवस्था में एक अच्छा वातावरण मिले। हमारे सामने एक बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल है दिल्ली का, कि दिल्ली इस प्रकार का शहर बन चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी इमेज को इतना धक्का पहुंचा है कि जब टूरिस्ट इंडिया आता है तो उसको ये बात के लिए बोल दिया जाता है कि आप दिल्ली के क्षेत्र में देख के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और आपकी सेहत को उससे नुकसान हो सकता है। तो किसी भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आ गई है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। तीसरा, विश्वव्यापी पारिस्थितिक संतुलन की कल्पना हमें करनी पड़ेगी। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ग्लोबल लेवल पर भी हमको उसकी बात करनी पड़ेगी और हमें इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इस प्रकार के लॉ बनाने पड़ेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत देख के हमें करवाना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारा संतुलन है ये कायम रहे। अब आप ये देखिए कि लास्ट ईयर हम ये देखते हैं कि ब्राज़ील के जंगलों में आग लग गई। हम जो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है हम इसको लंग्स मानते हैं, हम इसको वो स्थल मानते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता था। और आप ये सोचिए कि अगर उसी क्षेत्र में किसी भी कारण से प्रदूषण हो गया, चाहे वो जंगल में आग लगी या जो भी हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि हम ये माने कि हमारे फेफड़े ही क्षतिग्रस्त हो गए। तो जब हमारे फेफड़े ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा संकट हो जाता है ये हम जानते हैं। तो अगर ऐसा किसी भी पारिस्थितिक संतुलन में इस प्रकार से खराब होता है तो हमारी जीवन को बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम अपने विकास के क्रम में हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इकोलॉजिकल बैलेंस ओवर स्पेस एंड टाइम, अब आपको ये समझ आ गया होगा ये चैप्टर क्या है, इसका वर्णन किस प्रकार से करना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में हम आगे के चैप्टर्स पे बात करेंगे। थैंक यू।